हेलो गाइस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 ले रहे हैं और ये लेनार्ड एक्सपेरिमेंट का ही एक ग्राफ है। ग्राफ इजी है बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा मैं डिटेलिंग करने वाला हूँ। तो हेडिंग क्या है वो देख लीजिए एक बार। प्रकाश की तीव्रता वर्सेस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट की हम बात करने वाले हैं। क्या टॉपिक है हमारे पास कि हम लोग के पास क्या था कि एक धातु हमें दे रखा है और धातु पर क्या कह रहा है ये कि अगर आपके पास एक प्रकाश स्रोत है 5 वोल्ट वाली मान लो और ये आप इस पर इंसिडेंट करते हो, फ्रिक्वेंसी आप न्यू मान लो इसकी, राइट। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसकी गति ऊर्जा, अधिकतम गति ऊर्जा का पार्टिकल है उसे देखो। और आप क्या करते हो आप कि वही मेटल लेते हो, प्रकाश स्रोत आप दूसरा ले लेते हो 10 वोल्ट वाला या 15 वोल्ट वाला, और फिर आप इस पर आवृत्त करते हो। बट ध्यान रखना ये है कि जो फोटोन की आवृत्ति यहाँ पर थी वही आवृत्ति आप यहाँ पर रख रहे हो। अगर यहाँ पर 10 हर्ट्ज है तो यहाँ पर भी 10 हर्ट्ज है, 5 है तो 5 है, 20 है तो 20 है। बट आप सिर्फ चेंज क्या कर रहे हो, शक्ति चेंज कर रहे हो। शक्ति चेंज करने का मतलब है फोटोन की संख्या आप चेंज कर रहे हो, हम आवृत्ति चेंज नहीं कर रहे। तो हमें ये देखना है कि अगर हम शक्ति को समान रखें बट पावर सेम रखें, बट हम अगर आवृत्ति चेंज नहीं करते तो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अधिकतम गति ऊर्जा है, हमें वो इलेक्ट्रॉन ढूंढना है जिसकी अधिकतम गति ऊर्जा है। क्या उसकी ऊर्जा इस वाले कंडीशन में और इस वाले कंडीशन में दोनों में चेंज होती है या नहीं होती। मीन्स आवृत्ति निश्चित रखनी है बट तीव्रता चेंज करने से धातु अगर वही रहे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा चेंज होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। अगर चेंज हो रही है तो ये निर्भर करता है। तो देखते हैं क्या है। तो पहले हमारे पास कुछ इसका जो एक्चुअल डायग्राम है वो ये है कि निर्भर नहीं करता है। अब कैसे है, क्यों है, वो हम बात कर लेते हैं। तो अब हम पहले कुछ पॉइंट देख रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है वो फोटोन की संख्या को प्रदर्शित करता है। हम पिछले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं कि यदि आप फोटोन की यदि आप प्रकाश की शक्ति बढ़ाते हो या तीव्रता बढ़ाते हो तो आप बढ़ाते क्या हो, फोटोन की संख्या बढ़ाते हो प्रति सेकंड जो उत्सर्जित होती है, क्योंकि ऊर्जा बढ़ जाती है। तो वही लिखा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो आपतित प्रकाश के फोटोन की संख्या बढ़ती है, इसलिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, एक फोटोन अगर एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो जितनी ज़्यादा फोटोन आएंगे इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा उत्सर्जित होगी। थर्ड पॉइंट क्या था इसका, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से फोटोन की आवृत्ति नहीं बढ़ती। हमने क्या फिक्स कर रखा है अभी कि आवृत्ति हम चेंज नहीं कर रहे। तो अगर आप अलग अलग प्रकाश स्रोत लेते हो जिसकी आवृत्ति सेम रखते हो, अर्थात फोटोन की आवृत्ति अगर सेम रखते हो तो फोटोन की प्रत्येक फोटोन की आवृत्ति सेम होने से उसकी ऊर्जा सेम होगी, परंतु शक्ति चेंज होने से फोटोन की संख्या अलग अलग हो जाएगी। तो वही लिखा है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से फोटोन की आवृत्ति नहीं बढ़ती, अर्थात फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है। ठीक है। अब इसका एक लास्ट पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा केवल फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये हम टॉपिक पहले ही बात कर चुके हैं और प्रूफ भी मैं कर चुका हूँ निरोधी विभव वाले केस में। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, 4 पॉइंट में लिखे हैं, उससे ये आता है कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप तीव्रता चेंज करते हो, ये हमने जो प्रकाश स्रोत लिया है और इसकी तीव्रता चेंज कर रहे हैं, दूसरा ये प्रकाश स्रोत है इसकी तीव्रता चेंज कर रहे हैं, आवृत्ति चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो फोटोन उत्सर्जित तो उसकी संख्या तो बढ़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकालेंगे। बट उत्सर्जित फोटोन, इसमें भी जो फोटोन होगा इसमें भी जो फोटोन होंगे, सबकी ऊर्जा बराबर होगी। अगर इसमें 5 फोटोन है तो इसमें 10 होंगे। बट अगर इसमें एक फोटोन अगर न्यू आवृत्ति का है तो उसकी ऊर्जा 8 जूल हो गई, तो इसमें भी 10 फोटोन उत्सर्जित होंगे बट ऊर्जा वही होगी 8 जूल। आइए देखते हैं आगे इस कॉन्सेप्ट को। तो हमने क्या माना कि हमने एक प्रकाश स्रोत ले लिया, S1 ले लिया, जिसकी शक्ति कितनी है 5 वोल्ट, और उसकी आवृत्ति न्यू मान रहे हैं और हम मान रहे हैं कि न्यू कुछ की वैल्यू कुछ ऐसी थी, कुछ वैल्यू होगी 100 200 और कुछ भी हो सकता है, जिससे ऊर्जा कितनी मिल जाए हमें 8 जूल। आपको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, एच की वैल्यू फिक्स है, तो हम न्यू की वैल्यू कुछ ऐसी रखेंगे जिससे कि E कितना आ जाए 8 जूल। ये नेसेसरी नहीं है कि 8 जूल ही लेके चले, बट मैं एक एग्जाम्पल सेट कर चुका हूँ पहले, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। ठीक है। अगेन वही बात करते हैं हम कि हमने परमाणु, देखो धातु में मिलियन और बिलियन हजारों करोड़ों क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन और एटम होंगे, बट हम एक एटम को समझा रहे हैं और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन समझा रहे हैं। तो अगर एक एटम है और इसमें बहुत सारे ऑर्बिट है A B C D, तो वही पुराने कंडीशन के अकॉर्डिंग A से निकालने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी चाहिए 8 जूल, इससे 4 जूल, इससे 3 जूल, इससे 2 जूल। अब यहाँ से जो फोटोन उत्सर्जित होगा, ठीक है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा कितनी है 8 जूल। कितने फोटोन उत्सर्जित करते हैं प्रति सेकंड 5,
अब ये 5वें इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, मान लिया हमने। तो पुरानी क्लास की अकॉर्डिंग, पुराने वीडियो के अकॉर्डिंग, ए से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको चाहिए था 8 जूल, आपने दिया 8 जूल, बट वो निकल तो जाएगा बट उसके पास ऊर्जा नहीं बचेगी, ठीक है। ऐसे बी के पास ऊर्जा बचेगी, सी के पास बचेगी, और डी के पास बचेगी, और ई के पास बचेगी। बट सबसे अधिकतम ऊर्जा किसके पास होगी? तो आंसर है जब फोटोन किससे टकरा रहा होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन से। इसको बाहर निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? 1 जूल, राइट ना। तो 1 जूल चाहिए, तो बचा कितना? 7 जूल। देखिए हम एक्चुअली कंसीडर कर रहे हैं, एक्चुअली 7 जूल से थोड़ा बहुत कम होगा। वो क्यों होगा? वो पुराने क्लासों में मैंने बता रखा है कि धनायन और ऋणायन के मध्य बल के कारण, बट वो मैं और बता दूंगा दोबारा। फिलहाल अभी ये कि अधिकतम गति ऊर्जा कितनी उत्सर्जित होती है? 7 जूल। ये है कब? जब प्रकाश स्रोत हमने कौन सा यूज किया है? S1, जिसकी शक्ति कितनी है? 5 वॉट, बट आवर्ती आपने न्यू रखा है, ठीक है। अब जो सेकेंड पेज है, उस पेज पे हम देखते हैं कि हमने प्रकाश स्रोत, इस बार हमने जो प्रकाश स्रोत लिया वो S2 लिया है, और उसकी शक्ति ले रही है 5 वॉट, 15 वॉट। मैंने बता रखा है कि 1 वोट हम क्या मान रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये नहीं है। कॉन्सेप्ट तो ये है, शक्ति होता है ऊर्जा प्रति सेकंड जो उत्सर्जित होती है, बट ऊर्जा फोटोन में निहित होती है, इसलिए हम ये मान रहे हैं, ठीक है। तो 1 वॉट इक्वल टू 1 फोटोन पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर ये 15 वॉट का है तो ये कितने फोटोन उत्सर्जित करेगा? 15। बट मैंने अभी भी माना इसकी आवृत्ति भी वही है जो पहले वाले केस में है, तो इस प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा 8 जूल ही होने वाली है, राइट ना। फोटोन बढ़ जाएंगे, कितने फोटोन बढ़ जाएंगे? 15 हो जाएंगे, बट उसकी सभी की आवृत्ति सेम होने से, फ्रीक्वेंसी सेम होने से क्या होगा? एनर्जी सेम होगी। अब ये आपतित हो रहे हैं। मैंने 3 एटम लिए हैं यहाँ पर समझाने के लिए, और 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन की हमने बात की है, ठीक है। ए बी सी डी और ए बी सी डी। अब क्या है, हमने मान लिया है कि सभी ऑर्बिट में जो ए वाले ऑर्बिट है, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सेम चाहिए 8 जूल। बी वाले ऑर्बिट है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए निकालने के लिए 4 जूल। ऐसे सी और डी सबको हमने सेम माना है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का पता है 1 जूल हमने मान रखा है, ठीक है। अब इसका ए को निकालने के लिए, ए से इलेक्ट्रॉन को निकालने कितने जूल चाहिए था? 8 जूल। तो अगर मुझे 8 जूल चाहिए था और 8 जूल ही आया, ठीक है, तो कितने बचे? 0 जूल। बट आप एक बात ध्यान रखिए, ये सिर्फ फर्स्ट एटम है, ये जो आया है ए फर्स्ट एटम। ऐसे सेकंड एटम का हो गया, ये फर्स्ट एटम का, ये सेकंड एटम का, थर्ड। तो ऐसे ए से, इससे भी जो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी भी जूल 0 हो जाएगी, इसकी भी एनर्जी 0 हो जाएगी, इसकी भी एनर्जी 0 हो जाएगी। बट बी से जो इसका निकलेगा तो इसको चाहिए 4 जूल। हमने जब फोटोन टकराएगा तो कितना देगा? 8। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका भी 4 जूल, इसका भी 4 जूल, और इसका भी 4 जूल। ऐसे सी से तीनों के निकलेंगे तो सभी के कितने निकल जाएंगे? 3 जूल चाहिए, 8 जूल दे रहे हो तो 5 जूल। तो ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है कि प्रत्येक एटम के पास जो है ए बी सी डी, सभी से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उनके पास सेम ऊर्जा आप दे रहे हो बट निकलने के लिए अलग चाहिए थी, तो ये ऊर्जा इसके अकॉर्डिंग उन इलेक्ट्रॉन के पास बाहर गति हो जाएगी। बट कंडीशन ये है कि एक एटम है, तो आंसर नहीं, 3 एटम की बात कर रहे थे आप, ठीक है। तो टोटल ए कितने पार्टिकल है? 3। टोटल बी वाले कितने? 3। ऐसे सी डी वाले भी 3 है, और मैंने 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन की भी बात कर ली है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को 1 जूल चाहिए था, तो ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन की भी 3 बात करी। बट एक कंडीशन देखिए, आपने आवृत्ति सेम रखी है। आवृत्ति सेम रखने से क्या होगा? फोटोन की अगर आवृत्ति सेम रखी है, तो फोटोन की अगर आवृत्ति आपने न्यू रखी है पहले केस के अकॉर्डिंग, हमने मान लिया था ये 8 जूल दे रहा है एनर्जी, इक्वल टू एच न्यू के अकॉर्डिंग। तो एनर्जी तो आप वही दे रहे हो, तीव्रता बढ़ा रहे हो, राइट ना। तीव्रता बढ़ा रहे हो तो 15 फोटोन आए, बट एनर्जी जो दे रहे हो वो 8 जूल है। अब 8 जूल से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले या 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलो, तीनों के लगभग एनर्जी कितनी है? 7 जूल ही है। पार्टिकल कितने हैं? 3। तो आप एक चीज़ क्या नोटिस कर सकते हैं आप, कि अगर दोनों केस को देखा जाए, अगर दोनों केस को मैं दिखाऊं आपको, अगर दोनों केस को दिखाऊं, ठीक है, ये दोनों केस है आपका, ये वाला केस है फर्स्ट और ये वाला केस सेकंड है। तो दोनों केस में इसमें भी अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा 7 जूल ही है, पर 3 पार्टिकल है। और इसमें जो है अधिकतम गति ऊर्जा के एक ही पार्टिकल है, बट उसकी 7 जूल है। तो आप एक चीज़ सोचिए कि दोनों केस में हुआ क्या। दोनों में आपने तीव्रता चेंज की, इसमें 5 है, ठीक है, और इसमें कितना है? 15 है, राइट ना। तो इसमें 5 है और इसमें 15 है। तीव्रता चेंज करने से हुआ क्या चेंज? तो तीव्रता चेंज, फोटोन चेंज हुए, बट अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुए, राइट ना। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर में, कि अगर आप तीव्रता चेंज करते हैं तो सिर्फ फोटोन जो आएंगे वो बढ़ जाएंगे, इसलिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, बट अधिकतम ऊर्जा वाले गति ऊर्जा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मैंने क्या लिखा, अतः यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित कर दी जाए
परंतु आवृत्ति नहीं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ जाती है परंतु अधिकतम गति ऊर्जा नहीं बढ़ती है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, 15 फोटोन यूज किया तो सभी के 3-3 पार्टिकल निकल गए, तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन निकले। बट पहले वाले केस में 5 यूज किया तो 5 इलेक्ट्रॉन निकले थे। धारा अलग अलग हो सकती है बट अधिकतम ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो 7 जूल वाले ही थे। वो बेशक सेकंड केस में 3 थे और फर्स्ट केस में एक ही था। बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या अधिकतम ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा दोनों केस में अलग अलग है, तो आंसर है अधिकतम ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा 7 जूल है दोनों के केस में। तो वही ग्राफ मैंने बनाया है कि अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता आप बढ़ाइए कितनी ही बढ़ा दीजिए, बट अगर आवर्ती आप क्या कर रहे हो, न्यू को कांस्टेंट कर रहे हो, मीन्स आवर्ती फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर रहे हो, तो अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 जूल वाला, वो नहीं चेंज होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे आप आवर्ती 100 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, अगर न्यू फिक्स है ना तो उसकी आवर्ती और उसकी गति ऊर्जा, अधिकतम गति ऊर्जा फिक्स होगी। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग 7 जूल मान लिया है, और ये कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लाइन यहाँ से पास नहीं करना, निर्भर नहीं करता, बट उसके पास जो इलेक्ट्रॉन निकले उसमें गति ऊर्जा तो होगी, गति ऊर्जा होगी, ये लाइन गति ऊर्जा की, तो गति ऊर्जा है परंतु वो चेंज नहीं हो रहा। तो हो सकता है जो भी गति ऊर्जा हो वो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, बट यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे कि जीरो, बहुत कम चांस होते हैं। तो यही था कि अगर आप तीव्रता बढ़ाते हो तो आपका फोटोन की संख्या बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, परंतु गति ऊर्जा नहीं बढ़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो देखिए, इसी पे है टॉपिक कि निरोधी विभव वर्सेस आपतित प्रकाश की तीव्रता। तो यहाँ पर डायग्राम वही है, डायग्राम का आंसर इस बार भी वही होगा ऐसे, क्योंकि ये भी निर्भर नहीं करेगा। बट क्यों नहीं करेगा उसके मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, जो निरोधी विभव होता है वो केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा के अनुसार परिवर्तित होता है। मैंने बता दिया था कि आपको निरोधी विभव कौन सा विभव है, वो विभव है जिससे अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन रुक जाए, जिससे कि धारा प्रवाहित नहीं होता। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होता कि अगर सर्किट में परिपथ में अधिकतम ऊर्जा चेंज नहीं हो रही तो निरोधी विभव चेंज नहीं होगा। और निरोधी विभव एक्चुअली किस पर निर्भर करता है, तो अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो अगर अधिकतम ऊर्जा चेंज ही नहीं हो रहा तो निरोधी विभव भी चेंज करने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, सीधी सी बात है। तो वही है, निरोधी विभव केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित हो परंतु उसकी आवृत्ति नहीं, अगर आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी तो फोटोन की ऊर्जा नहीं बदलेगी, और फोटोन की ऊर्जा नहीं बदलेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी चेंज नहीं होगी। अधिकतम गति ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की परिवर्तित नहीं होती है। अगर आप आवृत्ति चेंज नहीं करते तो अधिकतम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चेंज नहीं होगी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया। तो अगर आवृत्ति चेंज नहीं हुई, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चेंज नहीं होगी, तो हमें निरोधी विभव भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर निरोधी विभव चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब है आप तीव्रता कितनी भी बढ़ा दीजिए, फोटोन बढ़ते जाएंगे, पर अधिकतम गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे, और अधिकतम गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होंगे तो हमें निरोधी विभव भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। वही हमारा डायग्राम था। यदि आपतित प्रकाश चेंज नहीं हो रहा तो निरोधी विभव भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि निरोधी, ये वी नॉट क्या था, निरोधी विभव, और निरोधी विभव और ये निरोधी ऊर्जा होती है। तो निरोधी ऊर्जा किसके इक्वल होती है, अधिकतम गति ऊर्जा के बराबर। और निरोधी ऊर्जा किससे बनता है, तो निरोधी विभव से। तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो वी नॉट भी चेंज नहीं होगा। यही था हमारा डायग्राम। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक में आज जो अभी तक निलाना इसमें जो पढ़ा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो एक बार समझ लीजिए। एक बार डेफिनेशन में लिख दी है, आप एक एक डेफिनेशन सोचते जाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। पहला, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, न ही आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। यह चीज़ मैंने क्लियर कर दी है कि यदि तीव्रता बढ़ाओगे तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी, आवृत्ति नहीं बढ़ती है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी उत्सर्जित होगी, 100 होगी तो 100 फोटोन आना चाहिए कम से कम, 200 है तो 200 फोटोन आना चाहिए। तो अगर फोटोन ज़्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा उत्सर्जित होगी। और फोटोन किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पे। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे क्या निर्भर करता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो सेकंड पॉइंट था, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, न कि उसकी तीव्रता पर नहीं करता है। समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे वो फोटोन की संख्या पर निर्भर करेगा, और फोटोन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। परंतु
उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो ऊर्जा होगी वो किस पे निर्भर करेगी, तो आंसर है वो फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर करेगी, फोटोन की संख्या पे नहीं करता। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन कितने उत्सर्जित होंगे ये समानुपाती तीव्रता होती है, राइट ना। बट ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन जो निकला उसके पास ऊर्जा है वो निर्भर करता है आवर्ती पर, दोनों ध्यान रखना। तो ये आवर्ती पर निर्भर नहीं करता और ये तीव्रता पर निर्भर करता। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करेगी, तीव्रता पर, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, आवर्ती पर, राइट ना। ओके, थर्ड जो केस है, यदि आपतित प्रकाश के फोटोन की आवर्ती एक निर्धारित आवर्ती, निश्चित आवर्ती से, जिसे हम दैलीय आवर्ती कहते हैं, से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। ऐसा क्यों कहा है मैंने, आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए, जब मेटल पे आप बोला कि 8 जूल कार्यफलन है और फोटोन आप आवर्ती कुछ ऐसी है जिस आवर्ती से जो ई बनेगा वो 8 जूल बनता है। ये कितना बनता है, 8 जूल। अब ये इस पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन का निकाल सकता है। बट अगर आवर्ती कम हो जाए तो क्या होगा, आवर्ती कम, ये न्यू कम हो जाएगा तो इसकी आवर्ती और ऊर्जा समानुपाती होते हैं, तो आवर्ती कम हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। अगर आवर्ती से कम कर देते हो, ठीक है, तो 7 जूल हो जाएगा। तो क्या अब इलेक्ट्रॉन आएगा और फोटोन आएगा और टकराएगा तो कितनी ऊर्जा देगा, 7 जूल। तो फिर वो बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि निकलने के लिए 8 जूल चाहिए था। तो यही है कि यदि आपतित प्रकाश, ये मैं आपको आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा वैसे, बट यहाँ पर एक लाइन आप समझ लीजिए, यदि आपतित प्रकाश के फोटोन की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम हो तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। यह प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो है, जैसे धातु पर उचित ऊर्जा वाले फोटोन आपतित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित होते हैं, समय पश्चात नहीं होती। क्या मीन्स है इसका, मीन्स ये है कि अगर आप क्या करते हो, एक धातु है और इस धातु पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराया और ये तुरंत ऊर्जा ग्रहण करता है, तुरंत निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आएगा फिर एनर्जी गेन करेगा, मतलब अवशोषित करेगा, फिर रुकेगा, फिर निकलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही टकराया तुरंत निकल जाता है। तो इसे बोलते हैं समय पश्चात न होना। मीन्स जैसे टकराएगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो समय नहीं लगता है इसमें। तो यही लास्ट मैंने लाइन बताई थी कि जैसे ही धातु पर उचित ऊर्जा वाले फोटोन आपतित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का तुरंत उत्सर्जित होता है, समय पश्चात नहीं होती है। इसमें लगभग 10⁻⁹ सेकेंड ही लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक फोटोन टकराया तो उसके 10⁻⁹ सेकेंड में ही इलेक्ट्रॉन धातु से निकल जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसमें मैं ये थर्ड जो पॉइंट है वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझा दूंगा आपको कि दैलीय आवर्ती का कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक अलग वीडियो बना के उसमें मैं समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।